Good morning, class. This is ninth video lecture of chapter microorganisms for class 8th, and today we will discuss about some questions answer of this chapter. और अभी तक हमने इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर कवर भी किए थे और कुछ बचे हुए हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक जो इससे पहले के जो वीडियो यानी जो हमने 8th पार्ट बनाया था वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे पार्ट्स उसमें देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर यानी वर्कशीट है, वर्कशीट की जो पीडीएफ वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को डाउनलोड करेंगे तो पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर एंड पूरी वर्कशीट दी होगी। तो स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन बचे हुए थे। वेरी शॉर्ट एंड जो एमसीक्यूज थे वो अभी हमारे हो चुके थे। अभी हम लोग जो इसमें कर रहे थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे। शॉर्ट में 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे एंड नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11th। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन आजकल वर्ड भी आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ वैक्सीन inside the body of person in order to provide immunity against some disease is called vaccination. वैक्सीनेशन एक्चुअली कुछ केमिकल्स होते हैं यानी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए पहले से ही, जिससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो वो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करती हैं। तो इस प्रोसेस को, इसको जनरेट करना, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन या टीकाकरण। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? इम्यूनिटी वर्ड भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एक्चुअली इम्यूनिटी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक होता है जो भी फॉरेन पैथोजेंस या हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करता है, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट में एक सिस्टम होता है जो हमेशा फाइट करता है, उसको मजबूत करना, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज एबिलिटी टू अ बॉडी टू डेवलप द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटीबॉडीज? अब एंटीबॉडीज क्या होती है इनको समझते हैं। Whenever any harmful disease causing microorganism enter the human body, the body produces substance to fight with the diet microbes. These substances are called antibody। यानी एंटीबॉडी कुछ केमिकल्स एक्चुअली होते हैं जैसे दवाइयाँ, वो हमारी बॉडी में डाल दी जाती हैं। और कोई भी अगर डिजीज़ है उसके लिए पर्टिकुलरली अलग एंटीबॉडी होती है और वो एंटीबॉडी उस यानी डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट करती है। कभी भी अगर वो डिजीज़ या वो पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिलीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी? अब सॉइल फर्टिलिटी जो होती है उसमें बैक्टीरिया का रोल होता है, बहुत रोल होता है। जैसे कि मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो बैक्टीरिया ही करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन को जब फिक्स करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। देखते हैं some bacteria which are present in the root nodules of the leguminous plants of free living fix the atmosphere nitrogen into the soil, which is ultimately used up by the plant. Hence they increase the fertility of soil. For example rhizobium, azotobacter and azospirillum. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द पास्चुराइजेशन? पास्चुराइजेशन एक्चुअली जो है, pasteurization can be defined as the partial sterilization of food at a temperature that destroy harmful microorganisms without major change in the chemical property of food. Means पास्चुराइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी फूड आइटम को कुछ एक फिक्स टेम्परेचर पे उसको हीट प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद उसको हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए या यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन का मतलब जैसे मिल्क को हम पास्चर करके रख देते हैं, गर्म करके रख देते हैं, तो काफ़ी टाइम तक वो ख़राब नहीं होता। मीन्स उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। अब कुछ इसमें लॉन्ग आंसर्स बचे हुए हैं, लॉन्ग आंसर को देख लेते हैं।
फर्स्ट आपका लॉन्ग आंसर है, एक्सप्लेन द एंटीबॉडी डू नॉट वर्क अगेंस्ट फ्लू और एनी इन्फेक्शन काज्ड बाय वायरस। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज मैंने बताई थी, अगर एंटीबॉडीज एक्चुअली सिर्फ बैक्टीरिया के लिए वर्क करती हैं, कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में अटैक करता है, किसी भी टाइप का बैक्टीरिया, तो उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप कर दी जाती हैं। बट जो वायरस होते हैं, वायरस के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी वर्क नहीं करती है। चलिए देखते हैं इसको। वायरस कैन नॉट बी किल्ड बाई यूजिंग एंटीबॉडीज एज देयर सेल पाथवे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट बैक्टीरिया। मीन्स बैक्टीरिया से उनकी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इट मीन्स टेकिंग एंटीबॉडीज टू गेट राइड ऑफ फ्लू और एनी अदर वायरल इन्फेक्शन इन यूजलेस। मीन्स अगर हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई भी वायरल यानी हमारा पैथोजन है, यानी डिजीज काजिंग एजेंट है, अगर वो वायरस है, तो उसमें एंटीबॉडी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज इट डज नॉट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ वायरस नॉर डज इट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन। यानी उसकी स्ट्रेंथ को भी नहीं कम कर पाता है और उसकी जो ड्यूरेशन होती है, यानी जो उसके डेवलप करने का टाइमिंग होती है, वो उसको भी वो कम नहीं कर पाता है, यानी एंटीबॉडीज कम नहीं कर पाती। बट हाउएवर एंटीबॉडी विल वर्क इफ वी गेट अटैक ऑफ वायरस इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल डिजीज एट द सेम टाइम। मतलब अगर दोनों सेम टाइम पे होते हैं तो फिर एंटीबॉडीज हमारी जो बैक्टीरिया के लिए होती हैं वो वर्क करती है। इवन देन इट विल क्योर बैक्टीरियल डिजीज ओनली बट नॉट द वायरल इन्फेक्शन। मीन्स इसका यही मतलब हुआ कि फ्लू और जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें एंटीबॉडी वर्क नहीं करती है, क्योंकि एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 3 ways थ्रू विच पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड। मीन्स कि जो ये पैथोजेंस होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उसके आपको 3 ways, चलिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट वेज, व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ, tiny droplets of a number of disease causing microorganisms come out of the mouth and are released in the air. They are transmitted to a healthy person while breathing. अब ये मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है समझना, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, मीन्स कोई भी किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड है जो कि ट्रांसमिटेड होने के लिए, मतलब ट्रांसमिट हो सकती है, तो ऐसी डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीज करता है, काफ करता है, तो उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे माउथ या हमारे बकल कैविटी से बाहर निकलते हैं, और वो अगर किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं ब्रीथ के थ्रू, यानी सांस लिया और वो ड्रॉपलेट्स एयर के थ्रू बॉडी में पहुंच गए, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच गए, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पहुंच के वो हमको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो एक ये एक वे हो गया ट्रांसमिशन का। यानी जैसे आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि कोरोना जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है, यानी कंटामिनेटेड बहुत ज़्यादा होती है, कंटीजियस होती है, यानी इन्फेक्शन रेट इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर किसी भी पर्सन को फ्लू या फिर कॉमन कोल्ड या कोरोना है, अगर उसने स्नीज किया तो उससे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, और वहाँ पे 1 या 1.5 मीटर के रेंज में जो भी प्रेजेंट होंगे वो सारे जो है इन्फेक्टेड होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी से ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और उस ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं और करते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट देखते हैं, बाई मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन। डायरेक्ट अगर किसी के हम क्लॉथ को टच करते हैं या क्लॉथ को पहनते हैं या जहाँ पे वो लेटा हुआ है वो बिस्तर को यूज़ करते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैरियर ऑफ पैथोजेंस। मीन्स कि कुछ ऐसे इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाउस फ्लाई या ये मॉस्किटोज, ये क्या करते हैं, जैसे फ्लाई का होता है, हाउस फ्लाई, जो भी वेस्ट होता मटेरियल होता है जहाँ पे ये माइक्रोब्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये मक्खियाँ जो हाउस फ्लाई होती हैं वो बैठती हैं और उनके पैर में वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने के बाद
वो हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पे बैठते हैं, तो वो फूड आइटम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं उस पैथो या उस वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू। तो हम अगर उसको ईटअप करते हैं तो हमारी बॉडी में वो पहुंच जाते हैं और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बैक्टीरिया आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, मीन्स उनको हम शेप के अकॉर्डिंग जो है कैटेगराइज करते हैं। अगर शेप की बात करते हैं तो बैक्टीरिया रॉड रॉड शेप में प्रेजेंट होते हैं, और स्फेरिकल शेप में भी होते हैं, एंड कॉमा शेप में भी होते हैं, कर्व शेप में भी होते हैं, मतलब कई शेप में होते हैं। और शेप के कैटेगराइज, शेप से ही हम इनको कैटेगराइज करते हैं। जैसे देखते हैं, देयर आर एरोबिक रॉड शेप्ड spore producing bacteria, they are often occurring in the chain like formation, and they are found primarily in the soil, mostly ये soil में present होता है। for example lactobacillus, lactobacillus जो milk को curd में convert करता है। एंड सेकेंड इज स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया भी जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो उनको हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोकस, और जो इसका प्लूरल वर्ड होता है कोकी। तो जैसे कोई भी अगर हम लोग बैक्टीरिया का नाम लेते हैं, उसके लास्ट में अगर फोकस लगा हुआ, मीन्स कि वो स्फेरिकल शेप में रहा होगा। देर आर स्फेरिकल और नियरली स्फेरिकल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो आपका स्पायरल शेप में होता है। तो ऐसे बहुत सारे कर्व शेप में, वाइब्रियो यानी जो कॉमा शेप में बैक्टीरिया होता है, वाइब्रियो कॉलरी, एंड जो एक स्पायरल शेप्ड होता है उसमें भी होता है स्पिरुलिना। तो जैसे कुछ आपके ये फिगर्स दिए हुए हैं, अगर आप फिगर देखें तो इसमें कई सारे शेप में बैक्टीरिया दिए हुए हैं। तो ये बैक्टीरिया के शेप हो जाएंगे, शेप के अकॉर्डिंग ही हम उनको कैटेगराइज करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन इसमें सारे कंप्लीट होते हैं, और इसके आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखें एंड इनको लर्न करें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है, जैसे कि ये फिलअप्स दिए हुए हैं, ये सारे फिलअप्स आपको करने हैं। एंड फिलअप्स के बाद अगर देखें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, एमसीक्यूज भी आपको ही करने हैं। एंड एमसीक्यूज आपके 15 एमसीक्यूज है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से ये पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट आप इसको जो एक्सरसाइज मैंने दी है उसको कंप्लीट करके हमें रिवर्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।